गुड इवनिंग बच्चों। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। इवनिंग सर। वंस अगेन, एक बार तो हो चुकी है हम लोग की मुलाकात। कहाँ तक हो गया था बेटा? सर एक्टिवेशन एनर्जी बच। बस बस एक मिनट। यहाँ तक हो गया था ना बेटा? यस सर। बोलो। यस सर। बस बस हम लोग को बेटा यहाँ से करना है। देखो बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखो बेटा, हम लोग मार्केट से कोई चीज परचेस करने जाते हैं, ठीक है बेटा? तो उसकी एक पर्टिकुलर कॉस्ट होती है। हाँ बोलो। सर, इसके पहले जो बोलो। ग्राफिकल मेथड था, जो सेकंड ऑर्डर पे और थर्ड ऑर्डर पे क्या उसमें कोई दिक्कत? हेलो, आवाज आ रही बेटा क्लियर? नो सर, फंस रही है। सर आपकी क्लियर आवाज आ रही है। आप देखो बेटा, आपका नेटवर्क में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। अब आ रही है आवाज बेटा? हेलो, हमारी आवाज आ रही? यस सर, आपकी तो साफी आ रही थी। वो सर वो बोल रही है कि एक बार फिर से बता दीजिए, वही ग्राफ वाला चैट अच्छा में बेटा, लिखा है। एक मिनट बेटा, पहले ये वाला कर लेते हैं, फिर वाला दोबारा करा देते हैं। ठीक बेटा? देखो, यस सर। थ्रेशोल्ड एनर्जी। बेटा हम लोग मार्केट से कोई भी चीज परचेस करते हैं, उसकी एक पर्टिकुलर कॉस्ट होती है। अगर बेटा हम उस कॉस्ट को पे कर सकते हैं तो हम उस चीज को परचेस कर सकते हैं। तो जो सामान की बेटा कॉस्ट है वो यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्विवेलेंट है। ठीक है बेटा? फिर देखो, आपकी जेब में जितने पैसे हैं वो बेटा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होता है। जैसे देखो, पहले इस एग्जांपल को समझो। एक कार है बेटा, उसकी कॉस्ट 5 लाख रुपए है। तो अगर बेटा कोई पर्सन इस कार को परचेस करना चाहता है तो पक्की बात है, जब बेटा वो शोरूम में खड़ा हो तो उसके पास मिनिमम 5 लाख रुपए होने चाहिए। तो ये बेटा जो 5 लाख रुपए कार की वैल्यू है उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। किसके इक्विवेलेंट है? थ्रेशोल्ड के। अब देखो बेटा, 3 पर्सन है, ए बी और सी। ए के पास बेटा 2 लाख रुपए है, बी के पास 3 लाख रुपए है, सी के पास 4 लाख रुपए है। आवाज आ रही बेटा क्लियर? यस सर। तो देखो बेटा, हाँ बोलो बेटा, आवाज आ रही ना? जी यस सर, सर। आ रही है। फिर देखो बेटा, ये जो ए बी सी के पास अमाउंट है इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो बेटा, कार की कॉस्ट 5 लाख रुपए है, एक के पास 2 है, एक के पास 3 है, एक के पास 4 है। क्या कोई पर्सन अपने दम पे कार खरीद लेगा? नो सर। नहीं खरीद पाएगा। पक्की बात है, ए कितना मैनेज करना पड़ेगा? 3 लाख। बी को कितना करना पड़ेगा? 2 लाख। और सी को कितना पड़ेगा करना पड़ेगा? 1 लाख। तो ये जो बेटा जो मैनेज करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा जरूरत पड़ रही है। देखो 2 लाख था, 3 लाख मैनेज करना पड़ रहा, जितना एक्सेस जरूरत पड़ती है उसको बेटा हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है? याद रखो, रिएक्टेंट के पास जो अपनी एनर्जी होती है बेटा वो थ्रेशोल्ड से हमेशा कम होती है। ठीक है?
रिएक्टेंट के पास अपनी एनर्जी हमेशा थ्रेशोल्ड से कम होती है। तो पक्की बात है बेटा, रिएक्टेंट अपने दम पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जैसे देखो, ए के पास 2 लाख है, बी के पास 3 लाख है, सी के पास 4 लाख रुपए है, ठीक है ना। तो ये जो ए बी सी के पास अमाउंट है, ये बेटा क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक। और कार की जो कॉस्ट है बेटा वो थ्रेशोल्ड है, और जितना बेटा उसको मैनेज करना पड़ रहा है वो एक्टिवेशन है। तो देखो, कार की कॉस्ट 5 लाख रुपए, दैट मींस कार की थ्रेशोल्ड वैल्यू है। ए के पास 2 लाख रुपए है, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। कितनी मैनेज करना पड़ रहा है उसको, 3 लाख रुपए। तो इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी। बी के लिए एक्टिवेशन बेटा कितना है, 2 लाख। सी के लिए कितना, 1 लाख। बोलो बेटा, कार खरीदने के चांसेस सबसे ज्यादा किसके पास है, सी के पास। सी के पास। तो पक्की बात है बेटा, इसका क्या मतलब है, जहां पर एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा। लोअर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, हायर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। फिर से देखो बेटा, देखो बेटा, अलग अलग सामान की अलग अलग कॉस्ट होती है। आप जिस सामान को खरीदना चाहते हो, जो उसकी कॉस्ट है, अगर आप उसे पे कर सकते हो तो आप उसे परचेज कर सकते हो। तो जो सामान की कॉस्ट है बेटा, वो क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो देखो बेटा, व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास होनी ही चाहिए अगर बेटा वो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाना चाहता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है, या कह लीजिए प्रोडक्ट बनाना चाहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी। जैसे कोई पर्सन बेटा अगर कार परचेज करना चाहता है तो उसके पास 5 लाख रुपए होने ही चाहिए, ठीक। मोबाइल खरीदना चाहता है, 20,000 का मोबाइल है तो उसके 20,000 रुपए होने चाहिए। तो अलग अलग सामान की कॉस्ट अलग अलग होती है, उसी तरीके से अलग अलग केमिकल रिएक्शन के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी अलग अलग होती है। जिस रिएक्शन के थ्रू रिएक्ट प्रोडक्ट बनाना चाहता है, उसको उस रिएक्टेंट के पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए। तो व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास होनी ही चाहिए, किस लिए, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाने के लिए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, या बेटा प्रोडक्ट बनाने के लिए। फिर देखो बेटा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ए टू बी। तो चाहे बेटा ए बी में कन्वर्ट होना चाहे या बी ए में, यानी चाहे रिएक्शन फॉरवर्ड जाए या बैकवर्ड, दोनों के लिए बेटा थ्रेशोल्ड की वैल्यू सेम होती है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के लिए थ्रेशोल्ड की वैल्यू सेम। अगर बेटा ए बी में कन्वर्ट होना चाहता है, मान लीजिए इस रिएक्शन की थ्रेशोल्ड 100 किलो जूल है, तो अगर ए बी में कन्वर्ट होना चाहता है, ए के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए। बी अगर ए में कन्वर्ट होना चाहता है तो बी के पास भी इतनी एनर्जी होनी चाहिए। फिर देखो बेटा, ए के पास जो अपने दम पे एनर्जी है, दैट इज ई आर, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बी के पास जो अपनी एनर्जी है उसे ईपी। रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी या प्रोडक्ट की अपनी एनर्जी हमेशा बेटा थ्रेशोल्ड से कम होती है। यानी ए अपने आप बी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, बी अपने आप ए में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो देखो बेटा, फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी इज ऑलवेज सेम। अब देखो बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी, जैसे बेटा 50,000 रुपए का मोबाइल है, आप उसे परचेज करना चाहते हो, लेकिन आपके पास बेटा 20,000 रुपए। बोलो बेटा कितना मैनेज करना पड़ेगा, 30,000। तो ये जो 30,000 बेटा मैनेज करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो बेटा, एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी required by reacting molecule to form reaction intermediate, activated complex और product। तो बेटा रिएक्टेंट को जितना एक्स्ट्रा एनर्जी मैनेज करनी पड़ती है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाने के लिए
यानी प्रोडक्ट बनाने के लिए, यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। कोई दिक्कत बेटा इसमें? नो सर। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है। फॉरवर्ड की एक्टिवेशन EAF है, बैकवर्ड की एक्टिवेशन EAB है। यानी ए बी में कन्वर्ट होना चाह रहा तो बेटा इतनी उसको मैनेज करना पड़ रहा है, बी ए में कन्वर्ट होना चाह रहा तो इतनी मैनेज करना पड़ रहा है। हमने क्या बताया, रिएक्टेंट के पास जो अपने दम पे एनर्जी है, प्रोडक्ट के पास जो अपनी एनर्जी है, वो हमेशा थ्रेशोल्ड से कम होती है। तो फॉरवर्ड के रिस्पेक्ट में बेटा थ्रेशोल्ड क्या होगा, रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस उसने जितनी मैनेज की। प्रोडक्ट के टर्म्स में क्या होगा, प्रोडक्ट की एनर्जी प्लस उसने जितनी मैनेज की। दोनों बेटा वैल्यू क्या होगी, सेम, तभी ये इक्वल का सिंबल लगा। अब देखो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, इस पे क्वेश्चन पूछा है। बेटा एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं होती, ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज कैन नॉट बी निगेटिव। फिर देखो बेटा, केमिकल रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बेटा कभी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी अगर बेटा जीरो हो गई तो रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाएगी, यानी सभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी। बेटा प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। जैसे 50,000 रुपए का मोबाइल है, किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 20,000 है, किसी के पास 5,000 है, किसी के पास 2,000 है, तो क्या सबके पास 50,000 थोड़ी है? प्रैक्टिकली बेटा सबके पास 50,000 नहीं है, तो सब लोग 50,000 का मोबाइल नहीं खरीद सकते। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के लिए बेटा एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी जीरो नहीं होगी, लेकिन बेटा अगर रेडियो एक्टिव रिएक्शन है तो मे बी जीरो। फिर देखो बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ एक्टिवेशन नो चेंज। एक्टिवेशन एनर्जी बेटा स्टाइकियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करती। जैसे देखो ये रिएक्शन A to B, ए की स्टाइकियोमेट्री 1 है, बी की स्टाइकियोमेट्री 1 है। मान लीजिए जब 1 स्टाइकियोमेट्री तो एक्टिवेशन 10 है, आपने 2 का गुणा कर दिया, स्टाइकियोमेट्री डबल, लेकिन बेटा एक्टिवेशन वही रहेगी। फिर देखो, एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड किस पे करती है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर। नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब बेटा रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, या फिर बेटा रिएक्टेंट के पार्टिकल का साइज कैसा है, या फिर बेटा जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसी है। ये सब बेटा नेचर ऑफ रिएक्टेंट होता है। फिर बेटा लोअर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन बेटा उतना ज्यादा होगा। तो लोअर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, हायर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। और एक कैटालिस्ट बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, सबको मालूम है। बेसिकली वो चेंज किसको करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को। और अगर और करेक्ट बोले तो कैटालिस्ट बेटा चेंज करता है थ्रेशोल्ड को, एक्टिवेशन अपने आप चेंज होती है, उससे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है। तो बेटा ये 7 पॉइंट आपको याद रखना है। फिर से, एक्टिवेशन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, एक्टिवेशन एनर्जी बेटा केमिकल रिएक्शन के लिए जीरो नहीं होगी, रेडियो एक्टिव के लिए हो सकती है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, स्टाइकियोमेट्री इंडिपेंडेंट, डिपेंड किस पे करती है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर। लोअर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, हायर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। और कैटालिस्ट बेटा किसको चेंज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को। और क्लियर बात है, एक्टिवेशन को घटाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और एक्टिवेशन को बढ़ाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा। कोई दिक्कत बेटा इसमें? नो नो सर। सर। No, sir. फिर देखो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन, जब फॉरवर्ड की और बैकवर्ड की एक्टिवेशन दी है। जैसे ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन बेटा EAF है, बैकवर्ड की EABA कह रहा, डेल्टा एच बताओ। सिंपल सा बेटा एक फार्मूला है, रट लीजिए। डेल्टा एच बराबर एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड। फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड, एक्टिवेशन ऑलवेज पॉजिटिव। एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच क्या होगा, प्लस, एक्सोथर्मिक है तो माइनस। चलो बताओ, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड की एक्टिवेशन में क्या रिलेशन होगा, कौन बड़ा होगा, एंडोथर्मिक में। एंडोथर्मिक
एंड फॉरवर्ड फॉरवर्ड एंडोथर्मिक में बेटा फॉरवर्ड की एक्टिवेशन बैकवर्ड से ज्यादा और एक्सोथर्मिक में बैकवर्ड की फॉरवर्ड से ज्यादा। अब आइए बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑलरेडी आपको मालूम है, अगर बेटा आपको एक रिएक्शन दी है, रिएक्शन में राइट साइड में बेटा अगर प्लस क्यू लिखा है तो डेल्टा एच बेटा होता है माइनस क्यू, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। ठीक, ये तो सबको आता है। अब मान लो बेटा एक रिएक्शन दी है, जैसे ये दिया है और ये दिया, कोई बेटा क्यू नहीं दिया, कोई डेल्टा एच नहीं दिया, एंडो एक्सो डिसाइड करना, क्या निकालना? डेल्टा एन जी। अगर डेल्टा एन जी बेटा लेस देन 0 है, जैसे देखो इन दोनों में -1 है, या फिर बेटा इक्वल टू 0 है, तो डेल्टा एन जी लेस देन 0 और इक्वल टू 0, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ये बेटा एक्सेप्शन याद रखना, N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, डेल्टा एन जी इसका होता है 0। हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? रिएक्शन क्या होनी चाहिए? एक्सो, लेकिन एक्चुअल में बेटा ये एंडो होती है, तो ये बेटा एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। अब देखो बेटा डेल्टा एच बराबर क्या होता है? फॉरवर्ड की एक्टिवेशन माइनस बैकवर्ड। तो एक्सो के लिए क्या कंडीशन हुई? डेल्टा एच निगेटिव, निगेटिव कब होगा? जब बैकवर्ड की एक्टिवेशन फॉरवर्ड से ज्यादा। और ये बेटा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एक्सो का ग्राफ है। ये बेटा बिगिनिंग है, ये बेटा एंड है, ये पूरा एक्सो का ग्राफ है। देखो बेटा 0 से टॉप को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए अगर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। रिएक्टेंट के पास बेटा जो अपनी एनर्जी है उसको ER कहते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा इतनी बेटा ई थ्रेशोल्ड चाहिए उसको पार्टिसिपेट करने के लिए, ER अवेलेबल है, तो जो एक्स्ट्रा मैनेज करनी पड़ी उसको क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन, वो बेटा ये EF। वही चीज देखो प्रोडक्ट के पास बेटा इतनी एनर्जी है, इतनी बेटा उसको मैनेज करनी पड़ रही, तो इसको बोलेंगे एक्टिवेशन। और इसको बेटा आगे की ओर बढ़ा दें, इसको आगे की ओर बढ़ा दें, ये डेल्टा एच हो जाता है। तो बस आपको ग्राफ पहचानना आना चाहिए, मेरे ख्याल से सबको आता होगा। यस सर। ठीक, उसके बाद देखो बेटा एंडोथर्मिक। देखो बेटा जब रिएक्शन में राइट, वहां प्लस क्यू था या माइनस क्यू? जब रिएक्शन में राइट साइड में माइनस क्यू होता है तो डेल्टा एच बेटा होता है प्लस क्यू, एंडोथर्मिक। और अगर जब बेटा कोई हीट चेंज ना दिया हो तो डेल्टा एन जी निकालोगे। अगर डेल्टा एन जी बेटा ग्रेटर देन 0 है, जैसे तीनों में +1, ग्रेटर देन 0 को बोलते हैं बेटा डिसोसिएशन ऑलवेज एंडोथर्मिक, फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक, डिसोसिएशन एंडोथर्मिक। डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 डिसोसिएशन एंडोथर्मिक, डेल्टा एन जी लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक। फिर बेटा आप एंडो के लिए कंडीशन निकाल लो, डेल्टा एच पॉजिटिव, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन बैकवर्ड से ज्यादा। ये सबको आता होगा। फिर देखो ये बेटा एंडो का ग्राफ है, 0 से टॉप को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड। रिएक्टेंट के पास जो अपनी एनर्जी है उसे ER बोलते हैं, जितनी एक्स्ट्रा मैनेज करनी पड़ रही एक्टिवेशन। तो क्लियर दिख रहा फॉरवर्ड की एक्टिवेशन देखो बैकवर्ड से ज्यादा है। और यहाँ पर देखो क्लियरली ग्राफ से एक चीज और दिख रही है, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन हीट ऑफ रिएक्शन से ज्यादा है। ये तो बेटा एंडो की कंडीशन है। और देखो बेटा ग्राफ से क्लियरली क्या दिख रहा, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन डेल्टा एच से ज्यादा। आप इसे मैथमेटिकली निकाल लो, डेल्टा एच बराबर एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो देखो एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच ऑलवेज पॉजिटिव, एक्टिवेशन ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्लियरली क्या दिख रहा, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन डेल्टा एच से ज्यादा होती। कितनी ज्यादा होती है? बैकवर्ड की एक्टिवेशन के बराबर। कोई दिक्कत बेटा इतने में? बोलो भाई। नो सर। अब ये तो बेटा क्वेश्चन है आपका। फिर देखो बेटा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, हमने करा ही दिया था लास्ट पे, लास्ट 5 मिनट में। यस अब सर। आइए बेटा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन। तो देखो बेटा 7 फैक्टर हैं जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है।
टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ वेसल, कैटालिस्ट, टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रेशर। तो देखो बेटा, पहला सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर। डजंट मैटर रिएक्शन बेटा एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक, रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है, चाहे रिएक्शन बेटा एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं, रेट कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंडो में बढ़ता है, एक्सो में घटता है। तो चाहे रिएक्शन बेटा एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बढ़ता है। फिर देखो, अगर बेटा रेट कांस्टेंट n टाइम्स बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बेटा n टाइम्स बढ़ेगा। यानी जो रेशियो रेट में होगा वही रेशियो बेटा क्या होगा, रेट कांस्टेंट। यानी K1 अपॉन K2 इक्वल टू R1 अपॉन R2। अगर आपसे कह रहा आपने 10 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाया, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो रेट कांस्टेंट भी 4 टाइम्स। फिर देखो बेटा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जो मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसके कारण उनकी वेलोसिटी बढ़ती है। वेलोसिटी बढ़ने के कारण नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ते हैं। फिर नंबर ऑफ कोलिजन से रिएक्शन का रेट नहीं बढ़ता, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ते हैं, और इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब जिस कोलिजन के कारण प्रोडक्ट बन जाए उसे इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। हालांकि बेटा ये तो है ये रीजन, इसके अलावा रीजन देखो क्या है। जब बेटा आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, देखो बेटा कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कब होगा, जब उसके पास मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी। तो जब बेटा आप टेम्परेचर बढ़ाते हो 10 डिग्री, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बेटा काइनेटिक एनर्जी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की बढ़ती है, जिसके कारण ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बढ़ता है जिसके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होती है। यानी बेटा वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। अभी हम इसको एनसीईआरटी समझाएंगे। अच्छा, वहां उन्होंने ग्राफ से समझाया। फिर देखो बेटा, ये सब आपको आता है। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जब आप 10 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। मिनिमम बेटा डबल, मैक्सिमम ट्रिपल। परसेंटेज वाइज मिनिमम 100%, मैक्सिमम 200%। जैसे 27 डिग्री सी या कह लो T डिग्री सी पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1 K मान लिया, तो 10 डिग्री सी राइज यानी 37 डिग्री सी पर यानी T+10 पर बेटा मिनिमम 2K मैक्सिमम 3K, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। मिनिमम 2 टाइम्स, मैक्सिमम 3 टाइम्स, मिनिमम 100%, मैक्सिमम 200%। समझ में आया बेटा? यस सर। Yes, sir. फिर देखो एक चीज यहाँ पर डिफाइंड होती है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या है? रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का रेशियो है। कब? जब आपने रेट कांस्टेंट 10 डिग्री सी के टेम्परेचर डिफरेंस पर निकाला। तो जैसे देखो यहाँ पर बेटा T डिग्री सी पर रेट कांस्टेंट K1 है, T+10 पर K2 है, तो हायर वाले को न्यूमरेटर में रखना, लोअर वाले को डिनोमिनेटर में। ये बेटा आएगा 2 to 3, इसको कहते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट 2 से 3 गुना होता है, यानी मिनिमम रेट कांस्टेंट डबल होता है, मैक्सिमम ट्रिपल होता है। लेकिन कैलकुलेशन के लिए बेटा हमेशा म्यू की वैल्यू 2 लेते हैं। अब जैसे देखो क्वेश्चन है 20 डिग्री सी पर K1 की वैल्यू K है, बताओ बेटा 60 डिग्री सी पर क्या होगी? तो एक तरीका बेटा ये कि 10-10 का इंटरवल बना लो, 20, 30, 40, 50, 60, और ईच 10 पर डबल कर दो। देखो यहाँ K है तो 2K, 2K डबल 4K, 4K का डबल 8K, 8K का डबल 16,
एक तरीका है। या फिर बेटा दूसरा ये रिलेशन यूज कर लो, K2 इक्वल टू 2 की पावर n K1, जहां पर n क्या है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर अपॉन 10। अब देखो इसमें लगा रहा है n बेटा, फाइनल देखो टेम्परेचर 60, इनिशियल 20 अपॉन 10 कितना है 4, K2 2 की पावर 4 K1 यानी 16 K। बोलो बेटा समझ में आया ये? यस सर। फिर देखो 20 डिग्री सी पर K1 की वैल्यू क्या है, 100 पर पूछ रहा है, तो पहले n निकाल लिया, 100 माइनस 20 अपॉन 10 कितना है 8, K2 बराबर 2 की पावर 8 K1 256 हो गया। ये बेटा बुकलेट का क्वेश्चन है। देखो T1 बेटा 10 है, T2 100 है, तो n बेटा कितना हुआ 9, तो 2 की पावर 9 हो जाएगी। ये बुकलेट का क्वेश्चन है 9, 10, 11 पहले पेज का है। फिर देखो बेटा ये जो अभी पढ़ा, इससे तो ये पता चला कि 10 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपसे कह रहा है 20 डिग्री सी पर रेट कांस्टेंट K1 की वैल्यू क्या है, बताओ बेटा 36 डिग्री सी पर वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू निकालनी। ये तो एक रेंज बता रहा, लगभग एक्चुअल वैल्यू निकालनी। तो बेटा अगर आपको रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन पर एक्चुअल इफेक्ट देखना है तो आपको बेटा क्या फॉलो करना पड़ेगा, आर्रीनियस इक्वेशन। ये बेटा आर्रीनियस इक्वेशन है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जिस इक्वेशन में बेटा ई होता है उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पर के बेटा क्या है, रेट कांस्टेंट, सबको मालूम है। ए आर्रीनियस पैरामीटर है या फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं, या बेटा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं। ये बेटा एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बोलो बेटा सबको मालूम है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इस पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने पॉइंट वाइज कर रखे हैं। पहला देखो बेटा रेट कांस्टेंट के और एब्सोल्यूट टेम्परेचर में ग्राफ, इधर देखो ये बेटा आपकी इक्वेशन है रेट कांस्टेंट और एब्सोल्यूट टेम्परेचर में। इक्वेशन बोलो बेटा कैसी है, एक्सपोनेंशियल है कि नहीं? यस सर। तो बोलो Yes, इसका sir. ग्राफ कैसा होगा? Exponential. एक्सपोनेंशियल। इक्वेशन एक्सपोनेंशियल है तो ग्राफ एक्सपोनेंशियल होगा। और Yes. अभी आपने पढ़ा टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट क्या होता है, बढ़ता है, तो बेटा ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। ठीक बेटा? यस। अब देखो जो पॉइंट वाइज मैंने कर रखा है, यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट आर और एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट हमेशा बेटा सेम होगी। जो बेटा क्वेश्चन में आर की यूनिट दी हो उसको मत यूज करना, उस पे विश्वास मत करना। आप देखोगे क्वेश्चन में आर दिया होगा 8.31 जूल और एक्टिवेशन एनर्जी आपसे पूछ रहा होगा किलो जूल में। आप बेटा आर किस में रखोगे, किलो जूल में, और किलो जूल में कितना रखोगे 8.31 इंटू 10 की पावर -3। कैलोरी में बेटा 2, किलो कैलोरी में 2 इंटू 10 की पावर -3। सबको मालूम है ना बेटा? बोलो Yes, भाई। sir. Yes, sir. फिर देखो आर्रीनियस पैरामीटर ए और के की यूनिट हमेशा सेम हो। तो बोलो के की यूनिट किस पे डिपेंड करती है, ऑर्डर पे। ए की यूनिट भी किस पे डिपेंड करेगी, ऑर्डर पे। और nth ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का ये फार्मूला है। तो जो के की यूनिट का फार्मूला है वही ए की यूनिट का फार्मूला। अब कह रहा फर्स्ट ऑर्डर है के की यूनिट, ए की यूनिट बताओ, तो बेटा टाइम इनवर्स हो जाएगी। फिर बेटा ई की पावर -EA/RT को हम लोग कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। फिर देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमें बताता क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमें बताता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, उन मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन जिसके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज्यादा होती है, या कह लो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। यानी बेटा ये ऐसे मॉलिक्यूल के नंबर बताता है जिसके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा थी, यानी वो मॉलिक्यूल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं या बेटा जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो पक्की बात है बेटा बोल्ट्जमैन फैक्टर जितना ज्यादा होगा ऐसे मॉलिक्यूल्स के नंबर उतने ज्यादा होंगे जिसके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी, यानी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी प्रोडक्ट बना सकते हैं।
यानी ये जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। अभी डिस्कस करेंगे इसको, तो याद रहेगा बोल्ट्जमैन फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, उन मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन जिसके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड या उससे ज्यादा होती है। जैसे मोबाइल की कॉस्ट 50,000 रुपए, तो बेटा अगर ऐसे पर्सन के नंबर बहुत ज्यादा है जिनके पास 50,000 रुपए से बहुत ज्यादा रुपए है, बेटा वो आसानी से मोबाइल खरीद लेंगे, तो मोबाइल खरीदने का रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर देखो ये बेटा मैथमेटिकल मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, आरएमएस पैरामीटर के बराबर, k इक्वल टू k मैक्स इक्वल टू a। फिर देखो बेटा अभी हमने क्या पढ़ा पीछे, चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ता है, लेकिन कब, जब रेट कांस्टेंट बेटा पहले से मैक्सिमम ना हो। अगर बेटा रेट कांस्टेंट k की वैल्यू आरएनएस पैरामीटर से कम है, तब बेटा ये स्टेटमेंट सही है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो k बढ़ेगा। लेकिन अगर बेटा रेट कांस्टेंट k a के बराबर है, यानी k पहले से ही मैक्सिमम है, तो टेम्परेचर बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा, रेट कांस्टेंट इंक्रीज नहीं करेगा। तो रेट कांस्टेंट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर अगर k पहले से मैक्सिमम। तो रेट, ये वाला स्टेटमेंट यानी रेट कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है कब, जब k पहले से मैक्सिमम ना हो, यानी k की वैल्यू लेस देन a। अगर k a के बराबर है तो रेट कांस्टेंट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। समझ में आया बेटा? यस सर। फिर ये बेटा r की वैल्यू है, याद कर लेना। अब देखो बेटा ये आपकी आरएनएस की एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इस पे दो मैथमेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बताओ बेटा k a के बराबर कब होगा। सिंपल मैथमेटिक्स, यानी जब बेटा बोल्ट्जमैन फैक्टर की वैल्यू 1 होगी, यानी रेट कांस्टेंट के मैक्सिमम आरएनएस पैरामीटर के बराबर कब होगा, बोल्ट्जमैन फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाए। व्हाट इज बोल्ट्जमैन फैक्टर, ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन जिसके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड या उससे ज्यादा होती है। तो अगर सभी मॉलिक्यूल के पास बेटा एनर्जी थ्रेशोल्ड या उससे ज्यादा होगी, तो बोल्ट्जमैन फैक्टर की वैल्यू बेटा 1 हो जाएगी, के मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली बेटा ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। सबके पास 50,000 रुपए, सबके पास 5 लाख रुपए नहीं है। ये एक मैथमेटिकल अप्रोच है। अब देखो दो केस, बोल्ट्जमैन फैक्टर की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब बोल्ट्जमैन फैक्टर में दो वेरिएबल कौन है, एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर। देखो बेटा अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जाए तो e की पावर माइनस 0 अपॉन RT, यानी e की पावर 0 दैट इज 1 के बराबर है। तो जब बेटा एक्टिवेशन 0 होती है, रेट कांस्टेंट a आरएमएस पैरामीटर के बराबर होता है, यानी सभी रिएक्टेंट के पास एनर्जी थ्रेशोल्ड या उससे ज्यादा होती है, तब बेटा ऐसे केस में रेट कांस्टेंट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। देखो लिखा है व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी इज 0, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू आरएनएस पैरामीटर यानी मैक्सिमम। इन दिस कंडीशन रेट कांस्टेंट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। और दूसरा केस बेटा अगर t टेंडिंग टू इनफाइनाइट लगातार टेम्परेचर बढ़ाते जाए, तो उसका रिवर्स 1 अपॉन t टेंडिंग टू क्या होगा, 0। रखो बोल्ट्जमैन फैक्टर में 1 अपॉन t की जगह 0, e की पावर 0 1। तो याद रखो बेटा रेट कांस्टेंट के आरएनएस पैरामीटर के बराबर दो केस में, आइदर एक्टिवेशन एनर्जी इज 0 या टेम्परेचर इज इनफाइनाइट। क्लियर भाई? यस सर। यस सर। क्या बोल रहे बेटा, बोलो। देखो इसका बेटा इसकी एग्जांपल देखो इधर लिख रहे, जैसे कोई कह रहा 25 डिग्री C है, K1 की वैल्यू K है, और बेटा रिएक्शन की एक्टिवेशन 0 है, आपसे कह रहा टेम्परेचर 50 डिग्री C कर दिया, K2 क्या होगा, आंसर होगा बेटा K, क्योंकि एक्टिवेशन क्या है, 0। क्लियर? यस सर। तो ये स्टेटमेंट याद रखना, जब एक्टिवेशन एनर्जी 0 होती है यानी रेट कांस्टेंट आरएनएस पैरामीटर के बराबर होता है, ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ता।
तो हम जो ये स्टेटमेंट बोला शुरू में मैंने, चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट बढ़ता है, तो ये कब स्टेटमेंट ये सही है, जब के की वैल्यू ए से कम है। फिर देखो बेटा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, ये बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो इक्वेशन एक्सपोनेंशियल में होती है उसकी एनालिसिस करने के लिए उसको लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन के वाली पढ़ते हो आप, 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, वो भी एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल है, बताया था ना, n बराबर Yes, sir. n0 e की पावर माइनस के टी। तो जो बेटा एक्सपोनेंशियल में होती है उनकी एनालिसिस करने के लिए उसको लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी को बेटा लॉग में कन्वर्ट कर लोगे तो ये आ जाएगा। कन्वर्जन बेटा सबको आता है, दोनों तरफ लॉग ले लो, ठीक है। तो ये देखो बेटा ln में, और इसी को बेटा लॉग में कन्वर्ट करना है तो देखो बेटा ये लॉग में। तो देखो ये इक्वेशन सेकंड ln में है, सबको याद होगा। इक्वेशन थर्ड लॉग में। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन लॉगरिथम फॉर्म। फिर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के ग्राफ को हम लोग बेटा बोलते हैं आर्हेनियस प्लॉट। क्या बोलते हैं, आर्हेनियस प्लॉट। किसके बीच में होगा, अगर इक्वेशन सेकंड होगी तो ln k वर्सेस 1/t, और अगर ये वाला है तो log k वर्सेस 1/t। तो व्हाट इज आर्हेनियस प्लॉट, इक्वेशन सेकंड का ग्राफ या बेटा इक्वेशन थर्ड का ग्राफ आर्हेनियस प्लॉट। ln वाला है तो ln k वर्सेस 1/t, log वाला है तो log k वर्सेस 1/t। अब देखो जरा सेकंड का ग्राफ, ln k बेटा y हो गया, 1/t x हो गया, तो स्लोप क्या होगा, माइनस e अपॉन r, इंटरसेप्ट ln। और बेटा ग्राफ क्लियरली बता रहा, अगर आप t बढ़ाओगे तो k बढ़ेगा, और k बढ़ेगा मतलब रेट बढ़ेगा। तो व्हाट इज आर्हेनियस प्लॉट, आर्हेनियस इक्वेशन लॉगरिथम फॉर्म आइदर इक्वेशन 2 और 3, इसके ग्राफ को आर्हेनियस प्लॉट बोलते हैं। किसके बीच में होता है, ln k वर्सेस 1/t या log k वर्सेस 1/t। ln है तो इंटरसेप्ट होगा ln कैपिटल है, log है तो log कैपिटल है। स्लोप ln में माइनस EA बाई r और log में माइनस EA अपॉन 2.303 r। बोलो बेटा कोई दिक्कत यहां तक, बोलो। नो सर। ये मेरे ख्याल से सबको याद होगा, याद है ना बेटा। Yes, sir. अब देखो इसका एप्लीकेशन क्या है, आर्हेनियस इक्वेशन का एप्लीकेशन या आर्हेनियस प्लॉट का एप्लीकेशन। नंबर 1, एक्टिवेशन एनर्जी निकालने में। जब बेटा एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी हो आर्हेनियस इक्वेशन से या आर्हेनियस प्लॉट से, तो बेटा स्लोप वाले पोर्शन को कंपेयर कर देना, और बेटा अगर आर्हेनियस पैरामीटर निकालना है तो इंटरसेप्ट वाले पोर्शन को कंपेयर कर देना। अब देखो बेटा क्वेश्चन, आपको बेटा ये रिएक्शन दिए A to B, ये उसका आर्हेनियस प्लॉट दिया है, कह रहा बेटा एक्टिवेशन एनर्जी बता दो, आर्हेनियस पैरामीटर बता दो। तो देखो बेटा आपके क्वेश्चन वाले ग्राफ में स्लोप कितना है, -3000, और आपके स्टैंडर्ड में बोलो लॉग वाले में कितना है, माइनस EA अपॉन 2.303 r। बेटा दोनों को बराबर कर दिया, ये एक्टिवेशन आ गई। अब बेटा इंटरसेप्ट देखो चाहिए, तो आपके ग्राफ में बेटा इंटरसेप्ट कितना है, 4 है। स्टैंडर्ड ग्राफ में कितना है, लॉग है, दोनों को बराबर कर दिया, 4 का एंटी लॉग 10 की पावर 4। कर लोगे बेटा ऐसे क्वेश्चन। यस सर। फिर देखो बेटा आर्हेनियस इक्वेशन 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे, जैसे ये इक्वेशन है, इसकी एक्टिवेशन ये है, T1 पर रेट कांस्टेंट K1 है, T2 पर K2 है, तो कह रहा K2 की वैल्यू बताओ। तो देखो पहले हम T1 टेम्परेचर पे आर्हेनियस लिख लिया। रिमेंबर एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए एक्टिवेशन चेंज नहीं हो रही। R गैस कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा, A कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। देखो ये T2 पर हो गई, आपने सेकंड को फर्स्ट से घटा दिया, log A कैंसिल हो गया, E अपॉन 2.303 कॉमन हो गया,
ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2, ये log m माइनस log n लिखा है, log m/n हो गया। एलसीएम लोगे तो बेटा ये हो जाएगा, ln करना है तो 2.303 इधर कर देना, ये हो जाएगा। मेरे ख्याल से सबको रटा होगा, रटा है ना भाई? Yes, sir. Yes, sir. अब आइए बेटा डिफरेंशियल फॉर्म। ये बेटा देखो लॉगरिथम फॉर्म है। इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिफरेंशिएट कर दो, तो लेफ्ट का डिफरेंशियल क्या हुआ, dln/dt। इसका बेटा क्या हुआ, d/dt ln। देखो एक्टिवेशन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, तो कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, d/dt 1/t। सबको मालूम है बेटा कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0, माइनस e/r बाहर है। 1/t का डिफरेंशियल क्या होता है, -1/t², माइनस माइनस प्लस, ये बेटा आपकी डिफरेंशियल फॉर्म है। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अब आइए बेटा एक्सेप्शन, ये याद रख लेना। मैंने आपसे बोला 10 डिग्री सी बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट 2 से 3 गुना हो जाता है, वो बेटा इसमें फॉलो नहीं करता। 2NO प्लस O2 गिव 2NO2, इसका म्यू निगेटिव होता है, यानी T बढ़ाओगे तो बेटा K घटता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखो बेटा ये क्वेश्चन आपकी बुकलेट का ही है। T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1 की वैल्यू K है, T2 टेम्परेचर पर 400 पर 10 K है, कह रहा एक्टिवेशन बताओ। तो देखो बेटा लॉग K2 फार्मूला लगा दिया, K2 की जगह लिख दिया 10K, K1 की जगह K लिख दिया, E/2.3 1/T1 1/T2। अब बेटा R की यूनिट क्या लोगे आप, वैसे जो आपकी बुकलेट में क्वेश्चन है वो R के टर्म्स में ही पूछा है। R की यूनिट आप डिसाइड नहीं करोगे, ऑप्शन देखना एक्टिवेशन एनर्जी जिस यूनिट में उसमें रख देना। ये भी देखो क्वेश्चन नंबर 103 है आपकी बुकलेट में। देखो ये क्वेश्चन दिया log K इक्वल, आपको क्वेश्चन में आर्हेनियस इक्वेशन दिए log K इक्वल टू 6 माइनस 2000/T, कह रहा है एक्टिवेशन और आर्हेनियस पैरामीटर बताओ। तो देखो बेटा आपकी इस इक्वेशन में इंटरसेप्ट, देखो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन ये है log, कंपेयर कर लो बेटा। इंटरसेप्ट log A की जगह क्या लिखा है 6, तो A बराबर 10 की पावर 6। फिर देखो माइनस 2000/T की जगह इतना लिखा हुआ है, इसको बराबर कर दो, एक्टिवेशन हो गया। तो जब एक्टिवेशन निकालना हो तो स्लोप वाले पोर्शन को कंपेयर करना, इंटरसेप्ट ए आर्हेनियस पैरामीटर निकालना हो तो इंटरसेप्ट वाले पोर्शन को कंपेयर कर देना, हो जाएगा। सर बोलो भाई, सर बोलो। फिर से बता दीजिए, वॉइस चली गई थी। ये एक्सेप्शन सुना कि नहीं तुमने? ये सर इतना ही सुना कि एक्सेप्शनल केस है ये। देखो बेटा हमने कहा ना 10 डिग्री सी टेम्परेचर राइज करने पे रेट 2 से 3 गुना हो जाता है, वो इसमें फॉलो नहीं करता है। 2NO प्लस O2 गिव 2NO2, इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट निगेटिव होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बेटा K घटेगा। बाकी ये देखो ये बुकलेट का क्वेश्चन है कि T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K है, अभी हम नंबर बता देंगे आपको। 200 पर K है, 400 पर 10K है, तो कह रहा है एक्टिवेशन बताओ, डायरेक्ट फार्मूले में रख दो, K2 की जगह 10K, K1 की जगह K, ये निकालना है, T1 2। अब देखो R क्या लोगे, आप ऑप्शन में देखना, किलो जूल है तो 8.31 इंटू 10 की पावर -3। फिर देखो ये आपकी जो सीट भेजी है हमने उसमें क्वेश्चन नंबर 103 है, आपको ये आर्हेनियस इक्वेशन लॉग के फॉर्म में दिया है, कह रहा ए और एक्टिवेशन एनर्जी बताओ। तो देखो लॉग के फॉर्म में हमने स्टैंडर्ड लिख दिया, कंपेयर किया, लॉग ए की जगह 6 लिखा, ए की जगह 10 की पावर 6 हो गया। फिर बेटा ये दूसरे वाले पोर्शन को कंपेयर करके एक्टिवेशन निकाल लिया, ठीक है। यस सर। यस सर। 1 मिनट बेटा जरा, हाँ बोलो भाई। ना आपको हाँ टिकट मिल गया? हाँ दोनों मिल गए। दोनों मिल गया तो? हाँ अच्छा ठीक है। ठीक। और ये बोल रहे थे कि आपका जो जिसमें पढ़ा रहे थे ऑनलाइन, जी उसको लेके आएंगे? हाँ हाँ लेके आएंगे, ठीक ठीक है ठीक है। अभी हम आपसे बात कर लेंगे थोड़ी देर में। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ठीक ठीक ठीक।
ठीक है बेटा, केवल वैल्यू रखनी है, उसमें कुछ नहीं होता है बस। फिर आइए बेटा, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। सुनो, सबको बेटा मालूम है पॉजिटिव कैटालिस्ट, देखो जो कैटालिस्ट पे जितने क्वेश्चन आते बेटा पॉइंट वाइज हमने कर दिए। पॉजिटिव कैटालिस्ट इंक्रीजेस रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी। सबको मालूम है बेटा पॉजिटिव कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट को बढ़ाता है, कैसे? थ्रेशोल्ड एनर्जी को घटा के या एक्टिवेशन को घटा के। निगेटिव इसका उल्टा करता है, निगेटिव कैटालिस्ट डिक्रीजेस रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग थ्रेशोल्ड एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी। देखो एक्चुअल में होता क्या है, सही पॉइंट केवल बेटा थर्ड है। जब बेटा आप एक रिएक्शन हो रही है, देखो बेटा आप सबको मालूम है कैटालिस्ट कभी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, और दो रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। कैटालिस्ट बेटा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, जो रिएक्शन एक्चुअल में हो रही है उसमें कैटालिस्ट डालोगे रेट चेंज होगा। जो रिएक्शन हो ही नहीं रही है उसमें कैटालिस्ट का कोई रोल नहीं होता। तो देखो बेटा एक रिएक्शन विदाउट कैटालिस्ट हो रही है, जब बेटा आप उसमें कैटालिस्ट डालते हो तो जो रिएक्शन का इंटायर पाथ है ना वो चेंज हो जाता है। जो विदाउट कैटालिस्ट की प्रेजेंस में पाथ था वो टोटली चेंज हो जाता है, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में पाथ टोटली अलग हो जाता है, बस बिगिनिंग और एंड सेम रहता है। इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट रिएक्शन फॉलो अल्टरनेट पाथ इन विच, और उस पाथ में बेटा जो अल्टरनेट पाथ कैटालिस्ट बनाता है उसमें थ्रेशोल्ड पहले से अलग होता है, एक्टिवेशन पहले से अलग होता है। जैसे देखो बेटा ये जो डार्क लाइन है क्या लिखा है? विदाउट कैटालिस्ट दिख रहा बेटा? यस सर। अब देखो आपने इसमें बेटा पॉजिटिव कैटालिस्ट यूज किया, तो ये बेटा जो डॉटेड लाइन है ना, ये वो पाथ है जो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में है विद कैटालिस्ट। तो देखो बेटा बिगिनिंग और एंड सेम है, इंटायर पाथ अलग है। अब इस पाथ में बेटा क्या दिख रहा? थ्रेशोल्ड पहले से कम हुआ कि नहीं? बोलो बेटा। यस सर। पहले देखो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, अब एक्टिवेशन देखो इतनी रह गई, पहले से कम है कि नहीं है? बोलो। Yes, यस sir. सर। और देखो जितनी फॉरवर्ड की एक्टिवेशन घट रही उतनी बैकवर्ड की भी घट रही है, ठीक है ना? बोलो भाई। Yes, sir. तो देखो जब आप पॉजिटिव कैटालिस्ट यूज करते हो तो जो ग्राफ का टॉप पॉइंट है वो पहले से नीचे आ जाता है, जिससे थ्रेशोल्ड पहले से कम हो जाती है, जिससे अपने आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है सेम मैग्नीट्यूड में। तो अगर फॉरवर्ड की एक्टिवेशन घट रही है फॉरवर्ड का रेट बढ़ेगा, बैकवर्ड की भी घट रही तो बैकवर्ड का भी रेट बढ़ेगा। तो याद रखो पॉजिटिव कैटालिस्ट अगर रिवर्सिबल रिएक्शन में डालोगे फॉरवर्ड के लिए भी पॉजिटिव होगा, बैकवर्ड के लिए भी पॉजिटिव होगा। अगर वो फॉरवर्ड के रेट को 10 टाइम्स करेगा तो बैकवर्ड के रेट को भी 10 टाइम्स करेगा। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड की एक्टिवेशन सेम मैग्नीट्यूड में घट रही है। समझ गए? यस सर। अब निगेटिव कैटालिस्ट देखो, डार्क वाला जो है विदाउट कैटालिस्ट है और ये डॉटेड वाला विथ कैटालिस्ट है।
अब देखो बेटा पाथ क्या दिख रहा है आपको। अब विथ कैटालिस्ट वाले में टॉप पॉइंट देखो पहले से ऊपर हो गया बेटा, बोलो। यस सर। थ्रेशोल्ड पहले से बढ़ी है घटी? बड़ी। बड़ी। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड की एक्टिवेशन भी पहले से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, घट जाएगा। बोलो भाई। यस सर। यस सर। यस सर। अब आइए पॉइंट नंबर 1 पे, जो दिखा वो लिखा हुआ है। पॉजिटिव कैटालिस्ट रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। कैसे? थ्रेशोल्ड को घटाता है, थ्रेशोल्ड या एक्टिवेशन, बट क्वेश्चन में आपको एक्टिवेशन मिलेगा। नेगेटिव कैटालिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट को घटाता है बाय इंक्रीजिंग थ्रेशोल्ड या एक्टिवेशन। ऐसा कैसे होता है? जब कोई रिएक्शन विदाउट कैटालिस्ट बेटा हो रही होती है, जब उसमें कैटालिस्ट डालते हैं तो कैटालिस्ट एक अल्टरनेट पाथ डेवलप करता है जिसमें बिगिनिंग और एंड तो सेम होता है, एंटायर पाथ अलग होता है। पॉजिटिव कैटालिस्ट में पाथ जो होता है उसमें टॉप पॉइंट पहले से नीचे होता है, थ्रेशोल्ड पहले से कम, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की एक्टिवेशन पहले से कम, रेट ऑफ रिएक्शन पहले से ज्यादा। निगेटिव कैटालिस्ट में टॉप पॉइंट पहले से ऊपर हो जाता है जिसके कारण थ्रेशोल्ड बढ़ती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की एक्टिवेशन सेम मैग्नीट्यूड में बढ़ती है, इसलिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट सेम मैग्नीट्यूड में घट जाता है। कोई दिक्कत? नो सर। बाकी ये पॉइंट सब आपको रटा होगा। कैटालिस्ट कभी भी बेटा इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता, कैटालिस्ट बेटा कभी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता, ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करता है। कोई पूछे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज क्यों नहीं करता, तो देखो बेटा केसी बराबर RF अपॉन RB पढ़ा है, यस सर। KF अपॉन KB। तो अगर फॉरवर्ड को डबल करेगा तो बैकवर्ड को भी तो डबल करेगा। यस सर। रेशियो बेटा चेंज नहीं होता। फिर बेटा कैटालिस्ट कभी भी हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम या गिब्स फ्री एनर्जी को चेंज नहीं करता। कोई पूछे क्यों, तो देखो बेटा बिगिनिंग और एंड सेम है कि नहीं है, बोलो बेटा। यस सर। डेल्टा एच कैसे निकालते हो, इसको आगे की ओर बढ़ाकर, इसके आगे की बढ़ाकर। जब बिगिनिंग और एंड सेम है तो बेटा ये लाइन हमेशा पैरेलल रहेगी, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी, डेल्टा एच चेंज नहीं होगा। फिर देखो बेटा अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो पॉजिटिव कैटालिस्ट फॉरवर्ड के लिए भी पॉजिटिव होता है, बैकवर्ड के लिए भी पॉजिटिव होता है। फॉरवर्ड का रेट बढ़ाएगा तो बैकवर्ड का ही बढ़ाएगा, और बढ़ने का मैग्नीट्यूड बेटा क्या होगा, सेम। मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज ऑफ रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन विल बी सेम। क्लियर? यस सर। यस सर। और याद रखना कैटालिस्ट स्पॉन्टेनियस को कैटेलाइज करता है या नॉन स्पॉन्टेनियस? Spontaneous को। स्पॉन्टेनियस को। ठीक है, जैसे एक डॉक्टर किसी मरीज की हेल्प कब कर पाएगा, जब बेटा वो जिंदा हो। अगर वो जिंदा है, सांसें चल रही हैं, तो दवा देगा, उसका ठीक कर लेगा। लेकिन जो ऑलरेडी डेड है उससे उसमें दवा देने का कोई फायदा नहीं। अब आइए बेटा इफेक्ट ऑफ, कौन कौन सा इफेक्ट हमने पढ़ लिया, टेम्परेचर कैटालिस्ट। अब देखो कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम और टाइम, इन चारों का इफेक्ट बेटा एक जैसा है। जब भी बेटा आपको कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखना है, प्रेशर का इफेक्ट देखना है, वॉल्यूम का इफेक्ट देखना है, टाइम का इफेक्ट देखना है, सबसे पहले बेटा क्या लिखोगे, रेट लॉ, जो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। हमने जनरल इक्वेशन के लिए क्या बताया था, जब ऑप्शन में नन ना हो, कैन नॉट बी डिटरमाइन ना हो, और प्रेशर, वॉल्यूम, टाइम, कंसंट्रेशन का इफेक्ट आंसर देना ही है, तो बेटा रेट लॉ किससे लिखोगे, लॉ ऑफ मास एक्शन से। ठीक है बेटा? यस सर। तो देखो बेटा सब एक, ये देखो हमने टेबल बना दी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0, 1, 2 एंड 3। फिर बेटा रेट लॉ, 0 ऑर्डर का क्या होता है, रेट इक्वल टू के, फर्स्ट ऑर्डर के इंटू ए, सेकेंड ऑर्डर के, सबको मालूम है ना, 0, 1, 2, 3 का रेट लॉ।
अब देखो बेटा, हम आपसे कहा गया कंसंट्रेशन डबल कर दिया गया, तो देखो बेटा अगर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो रेट चेंज नहीं होगा। बोलो क्यों नहीं होगा बेटा, बोलो। कि रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे नहीं। क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन वाला टर्म ही नहीं है। अब देखो, तो इसमें कहीं एक्टिव मास रख ही नहीं सकते। अब देखो अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो बेटा ए की जगह क्या रखोगे, 2a, तो रेट बेटा कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स। अब जब सेकेंड ऑर्डर में रखोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। थर्ड ऑर्डर में रखोगे तो 8 टाइम्स हो जाएगा। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। अब आइए इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मान लीजिए बेटा इनिशियल प्रेशर P1 बेटा P है, आपने प्रेशर को बेटा 3 टाइम्स कर दिया। आप सबने पढ़ा होगा प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास होता है कि नहीं भाई? यस सर। तो बेटा अगर प्रेशर 3 टाइम्स करोगे तो एक्टिव मास बेटा कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स। अब देखो जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन के टर्म नहीं है तो नो चेंज, लेकिन जब 3a बेटा फर्स्ट ऑर्डर में रखोगे तो रेट क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स। सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा, 9 टाइम्स। थर्ड ऑर्डर में क्या होगा, 27 टाइम्स। ठीक बेटा? यस सर। अब आइए बेटा इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। जब बेटा ये रेट लॉ लिखा गया तो मान लो वॉल्यूम बेटा V1 कितना था, V था। आपने सडनली बेटा वेसल का वॉल्यूम V/4 कर दिया। कितना कर दिया, V/4। आप सबको मालूम है एक्टिव मास और वॉल्यूम में इनवर्स का रिलेशन होता है। एक्टिव मास बेटा 4 टाइम्स हो गया। फिर से वंस अगेन जीरो ऑर्डर में बेटा नो चेंज। फर्स्ट ऑर्डर में ए की जगह 4a रखोगे 4 टाइम्स, सेकेंड ऑर्डर 16 टाइम्स, थर्ड ऑर्डर 64 टाइम्स। ठीक बेटा? यस सर। फिर आइए टाइम, इफेक्ट ऑफ टाइम। देखो एक्टिव मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा घटता है, चाहे जीरो ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो। अब देखो अगर जीरो ऑर्डर है तो एक्टिव मास के लिए जगह ही नहीं है, तो रेट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, नो इफेक्ट। लेकिन सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तीनों के रेट लॉ में एक्टिव मास है। तीनों का रेट एक्टिव मास पे डिपेंड करता है, और एक्टिव मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा क्या हो रहा, घट रहा, तो रेट भी बेटा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये बेटा ऑल अबाउट था आपका किसके बारे में, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। जैसे देखो इसका आंसर बताओ 185 का। देखो रेट लॉ दिया है, वॉल्यूम को बेटा क्या देखो क्या दिया, वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल इज डबल। वॉल्यूम डबल करोगे तो एक्टिव मास बेटा क्या होगा, सर बी ऑप्शन आंसर। एक्टिव मास आधा हो जाएगा। अब NO की जगह NO/2 लिखोगे, O2 की जगह O2/2 लिखोगे, 1/8 हो जाएगा, विल Second डिमिनिश। option. अगर मान लो कहते प्रेशर 3 टाइम्स कर रहे हैं तब क्या आंसर होता, तब 8 एक्टिव मास टाइम्स बेटा के, तब एक्टिव मास बेटा क्या होता, 3 टाइम्स। 27 हो जाता सर। 3 का क्यूब बेटा क्या होता, 27। ठीक है? 188 का आंसर बोलो। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड विच स्लोप, फर्स्ट ऑप्शन। आर्रहिनियस प्लॉट, ln/k वर्सेस First. 1/t। फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन। दिख रहा बेटा? यस सर। देखो बेटा क्या हेडिंग है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा हमने आपको क्या बताया, चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक,
अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल ली है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 का, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि जब बेटा टेम्परेचर 50 डिग्री सी है तो हाफ लाइफ बेटा 12 मिनट है, यानी आधा खर्च हो गया 12 मिनट में। लेकिन जब बेटा यही टेम्परेचर 25 डिग्री सी कर देते हो, आधा कर देते हो टेम्परेचर, तो तब बेटा हाफ लाइफ बेटा कितनी हो जा रही है? 5 आवर। आधा खर्च होने में 5 घंटे लग रहे हैं। और अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सी कर रहे हो तो 10 दिन लग जा रहा है। यानी बेटा आप टेम्परेचर घटा रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन घट रहा है। या अगर आप 0 से शुरू करो, इसको उल्टा पढ़ो, 0 डिग्री सी पे आधा खर्च होने में 10 दिन का टाइम लग रहा है। जब 25 डिग्री कर तो वही 10 दिन 5 घंटे में कन्वर्ट हो जा रहा, और जब 50 कर दे रहे हो तो 12 मिनट में हो जा रहा है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ये एक्सपेरिमेंट ये कह रहा है। यही बेटा ऑक्सिलिक एसिड के लिए लिखा हुआ है। अब देखो बेटा, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जब आप केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सी बढ़ाते हो तो रेट कांस्टेंट लगभग डबल हो जाता है। हमने कितना बताया बेटा? 2 to 3 टाइम्स, मिनिमम डबल मैक्सिमम ट्रिपल बताया। बोलो। यस सर। मिनिमम 100%, मैक्सिमम 200% बताया मैंने। फिर देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्यूरेटली एक्सप्लेन बाय आर्हेनियस। अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर का एक्यूरेट इफेक्ट देखना, जैसे 15 डिग्री सी पर K1 की वैल्यू K है, कह रहा 28 डिग्री सी पर बताओ, तब वो फंडा नहीं चलेगा 10 का इंटरवल वाला, क्योंकि 10 का इंटरवल ही नहीं। तो अगर आपको बेटा एक्यूरेट इफेक्ट देखना है तो आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा? आर्हेनियस इक्वेशन। और जो बेटा आर्हेनियस इक्वेशन हम लोग K बराबर A e की पावर माइनस E बाई RT पढ़ते हैं ना, एक्चुअल में उसको वॉन हॉफ ने दिया था, लेकिन वो ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ज्यादा थोड़ा सा आर्हेनियस ने मॉडिफाई किया और ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया किसने? आर्हेनियस ने। समझ गए? बोलो। Yes, sir. जैसे अवोगाद्रो प्रिंसिपल पढ़ते हो, बोलो। अवोगाद्रो प्रिंसिपल क्या है? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल है। यस सर। Yes, sir. एक्चुअल में ये अवोगाद्रो का लॉ नहीं था, एक्चुअल में इस लॉ को बर्जीलियस ने दिया था। बर्जीलियस के साथ दिक्कत थी, उनके में ड्रॉबैक ये था कि उनकी जो डेफिनेशन थी वो एटम के लिए थी, जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ट्रू थी। केवल अवोगाद्रो ने क्या किया? एटम की जगह वर्ड यूज कर दिया मॉलिक्यूल, और वो फेमस हो गए। बर्जीलियस उतने फेमस नहीं हुए। यस सर। मतलब वही हुआ, मेहनत किसी ने की, मजा किसी और ने लिया। जैसे मेंडलीफ ने एटॉमिक मास बोला, बाद में उसे क्या कर दिया गया? एटॉमिक नंबर कर दिया गया। समझ गए? यस सर। अब आइए नेक्स्ट पेज पर। ये बेटा आर्हेनियस इक्वेशन है। ये क्या है? आर्हेनियस फैक्टर है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं। ये कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है। आर गैस ई एक्टिवेशन एनर्जी जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। फिर देखो बेटा, आर्हेनियस की जो इक्वेशन है उसके पीछे की लॉजिक क्या थी? जब बेटा कोई रिएक्शन होती है, जैसे H2 + I2 gives 2HI का इन्होंने एग्जांपल लिया। जब कोई रिएक्शन होती है बेटा, तो देखो H2 और I2, तो हाइड्रोजन और आयोडीन के मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। पहले समझ लो, हाइड्रोजन और आयोडीन के मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं। टकराने से बेटा वो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाते हैं, जो टूट के प्रोडक्ट बनाता है। तो देखो बेटा, आर्हेनियस क्या कहना था? रिएक्शन बेटा तभी होती है, रिएक्शन कैन टेक प्लेस ओनली जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आयोडीन के मॉलिक्यूल से कोलाइड करे
और क्या बना है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। जैसे आप बायो में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पढ़ते हो, यस सर। ठीक। तो आर्नियस का कहना ये था कि रिएक्शन बेटा तभी होती है जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में टकरा कर रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाते हैं, जो हाईली अनस्टेबल होता है, जो बहुत थोड़ी देर के लिए बनता है, और बेटा वो टूट कर फिर क्या बना लेता है, प्रोडक्ट। जैसे आपने पढ़ा है, सबस्ट्रेट एंजाइम से कंबाइंड होकर सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाता है, बहुत थोड़ी देर के लिए बनता है, टूट कर फिर वो क्या बनाता है, प्रोडक्ट प्लस एंजाइम बनाता है। कोई दिक्कत? यस सर। क्या नो 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 सर, वो मैं तो जरा बताओ बताओ, ये वाला ग्राफ एक्सो का या एंडो का है? एक्सो का। एक्सो का सर, एनर्जी बिल्कुल। कम हो जा रही है। बिल्कुल एक्सो। सही, बिल्कुल सही। फिर देखो बेटा, अब आगे क्या लिखा है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस इंटरमीडिएट कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन है। यहाँ थोड़ा सा बेटा हमने जो बताया उससे थोड़ा सा डिफर कर रहा है। हमने क्या बताया बेटा, एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। इन्होंने क्या माना कि जो रिएक्टेंट के पास एनर्जी है उसको इन्होंने नहीं लिया, ठीक है ना, इन्होंने यहां से शुरू किया है। यहां इन्होंने एक वर्ड अगर यूज कर दे, या तुम हरदम यूज करना, एक्सेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जितनी एनर्जी हो, मिनिमम जितनी एनर्जी होनी चाहिए उसे थ्रेशोल्ड कहते हैं। जितना बेटा वो एक्स्ट्रा चाहिए होता है उसे एक्टिवेशन कहते हैं। जैसे ये ग्राफ है ना, ये वाली बेटा रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये जो डेफिनेशन दे रहे हैं बेटा वो इसकी दे रहे हैं, एक्सेस वाले की, और ये क्या है बेटा, थ्रेशोल्ड। क्लियर? बोलो। यस सर। The energy required to form this reaction intermediate called, यहाँ पर एक वर्ड और होना चाहिए, excess energy. Excess energy required to form this reaction intermediate called activated complex. और ये बेटा देखो ग्राफ बना हुआ है, देखो इधर पोटेंशियल एनर्जी है, इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट। फिर देखो जब रिएक्शन, इन्होंने कहा जब रिएक्शन इंटरमीडिएट टूटता है एनर्जी रिलीज होती है, जिससे डेल्टा एच में रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर देखिए बेटा, जो मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबके पास काइनेटिक एनर्जी बेटा सेम नहीं होती। जैसे आप सब लोग नीट के एग्जाम में पार्टिसिपेट करोगे तो क्या सबका आईक्यू लेवल सेम होता है? नहीं। तो बेटा ये बहुत डिफिकल्ट काम है एक मॉलिक्यूल का बिहेवियर जानना। एक मॉलिक्यूल, अलग अलग मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है, तो एक मॉलिक्यूल का बिहेवियर जानना बहुत मुश्किल काम है। तो बेटा बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल ने स्टैटिस्टिक यूज किया, हिंदी में इसे सांख्यिकी कहते हैं। स्टैटिस्टिक मेथड यूज किया मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर जानने के लिए, मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए। एक मॉलिक्यूल का बिहेवियर बेटा प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, तो बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल ने मॉलिक्यूल को बिहेवियर को जानने के लिए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिए, और उन्होंने बेटा एक ये ग्राफ खींचा, किसके बीच में, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ देखो, मान लो बेटा यहाँ एक ऐसे वैल्यू ले रहे हैं, 1000 मॉलिक्यूल है, ठीक, और इसमें बेटा 200 मॉलिक्यूल ऐसे जिसके पास एनर्जी ई है। जैसे मान लो 15 लाख लोग नीट के एग्जाम में देते हैं, सीरियसली तो बेटा 2 ही लाख लोग होते होंगे, बाकी तो सब मजा लेने के लिए देते हैं। तो वही चीज यहाँ पर है, जैसे 1000 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 200 मॉलिक्यूल ऐसे जिनके पास एनर्जी ई है, यानी वो सीरियस है प्रोडक्ट बनने में। तो बेटा 200 बटे 100 1000,
इसको बोला गया है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। देखो बेटा क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू देम the distribution of kinetic energy may be described by plotting the fraction of molecule with given kinetic energy versus kinetic energy। तो 200 मॉलिक्यूल ऐसे जिनके पास काइनेटिक एनर्जी E है, टोटल मॉलिक्यूल 1000 है, तो 200 बटे 1000 को यहाँ गया कहा गया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। देखो टोटल मॉलिक्यूल NT है और जिनके पास एनर्जी E है यानी जो सीरियस है वो Ne है, तो Ne वर्सेस NT खींचा गया है। फिर देखो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस ग्राफ में टॉप पॉइंट क्या बताता है। जैसे आपने बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ा है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, पढ़ा है? यस सर। यस सर। क्या होता है सर एक वो वेलोसिटी जो मेजॉरिटी वो ऑफ वेलोसिटी जो मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल के पास है। तो बस वही वर्ड यहाँ पर भी है। इसका जो टॉप पॉइंट है वो क्या जो शो कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, यानी बेटा वो काइनेटिक एनर्जी जो मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल के पास है उसे क्या नाम दिया गया है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, बोलो। यस सर। फिर देखो ये ग्राफ क्या कह रहा है, ऐसे मॉलिक्यूल के नंबर जिसके पास काइनेटिक एनर्जी मोस्ट प्रोबेबल से ज्यादा या कम है उनके नंबर हमेशा मोस्ट प्रोबेबल से कम होते हैं। जैसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल के पास है, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से ज्यादा वाले मॉलिक्यूल या कम वाले मॉलिक्यूल मोस्ट प्रोबेबल वाले से बहुत कम होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी काइनेटिक्स इस मोस्ट प्रोबेबल वाले से ज्यादा या कम उनके नंबर बहुत कम होते हैं। तो क्यों? बेटा ये तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात है ना, ये तो एक स्टैटिस्टिक देखी गई ना भाई। जैसे हम अपन लोग की पॉपुलेशन है उसमें मेजॉरिटी किसकी है, मीडियम वर्ग की। यस सर। तो वही चीज है, उसमें कोई रीजन वाला मामला ही नहीं है। ये तो उन्होंने जब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को एनालाइज किया तो ये पाया। फिर देखिए वही ग्राफ बेटा दो टेम्परेचर पर है, एक T पर है एक T+10 पर है। तो देखो T वाले का टॉप पॉइंट ऊपर है, T+1 वाले का नीचे। लेकिन T वाले में जो एरिया थी डार्क वाली ये है, और बेटा T+10 वाले में पहले से ज्यादा एरिया कवर्ड। तो देखो बेटा जब आप 10 डिग्री C टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ग्राफ का टॉप पॉइंट नीचे आ जाता है और ग्राफ बेटा दाहिनी तरफ शिफ्ट हो रहा है। बोलो शिफ्ट हो रहा कि नहीं? यस सर। लेकिन ध्यान रखना जो T डिग्री C पर ग्राफ का एरिया था वही T+10 पर होगा। ग्राफ का एरिया चेंज नहीं होता क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। यही पॉइंट देखो लिखा हुआ है, मैक्सिमम ऑफ द कर्व मूव टू द हायर एनर्जी वैल्यू। देखो ज्यादा एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है एंड द कर्व ब्रॉडन मतलब थोड़ा सा दब रहा है, स्प्रेड टू द राइट साइड। लेकिन बेटा एरिया फिक्स रहती है, ध्यान रखना। क्यों फिक्स रहती है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी बेटा हमेशा 1 होती है। इसे कहते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब देखो कर्व क्या बता रहा, देखो बेटा ये बेटा काइनेटिक एनर्जी है, सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी है ये। तो देखो बेटा जब टेम्परेचर T था तो बेटा इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। जब आपने बेटा टेम्परेचर T+10 कर दिया तो बेटा ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बढ़ गया जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन से कहीं ज्यादा है। पहले देखो ऐसे मॉलिक्यूल के नंबर T पर कम थे, T डिग्री C पर देखो बेटा इतने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे।
अब T+10 पर ऐसे मॉलिक्यूल्स के नंबर, ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन पहले से ज्यादा हो गया जिसके पास एक्टिवेशन से ज्यादा एनर्जी है, यानी ज्यादा मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। और बेटा पहले वाला जो डार्क एरिया था और बाद वाला जो डार्क एरिया है लगभग यहाँ डबल है, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है। यही बात इन्होंने लिखी है, increasing the temperature of the substance increases the fraction of molecule which collide with energy greater than activation। जब बेटा आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बढ़ जाता है जो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी से टकराते हैं, यानी जिनके पास थ्रेशोल्ड या उससे ज्यादा एनर्जी होती है, एक्टिवेशन या उससे ज्यादा एनर्जी होती है। और डायग्राम से क्लियर है कि T+10 पर यानी हायर टेम्परेचर पर एरिया पहले का डबल है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन पहले का डबल होता है। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। समझ में आया एनसीईआरटी? यस सर। यस यस सर, फिर से फर्स्ट टाइम सुनिए, पढ़ा। सुनिए ग्राफ क्या कह रहा। जब बेटा आप 10 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है, ठीक है ना, उसका टॉप पॉइंट पहले से नीचे हो जाता है, ठीक है, और बेटा ग्राफ राइट साइड में शिफ्ट होता है, ठीक। हमें उसमें नहीं जाना है, बस तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि चाहे T डिग्री सी पर ग्राफ हो या T+10, एरिया हमेशा सेम रहता है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी रिएक्शन होने की 1 होती है। फिर हम क्या देख रहे हैं, T डिग्री सी पर, T+10 डिग्री सी पर जितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनका फ्रैक्शन T वाले मॉलिक्यूल से लगभग डबल है। कैसे पता चल रहा है? एरिया डबल है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। तो कोई पूछे 10 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट डबल क्यों हो जाता है, आप बोलोगे 10 डिग्री सी टेम्परेचर राइज करने पर ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन डबल हो जाता है जिनके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड या उससे ज्यादा होती है, या कह लो एक्टिवेशन से ज्यादा होती है, इसलिए मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल्स के नंबर बढ़ गए, दैट्स व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। समझ गए? यस सर। यस सर। बाकी बेटा ये सब हमने आपको बता दिया, इसमें ऐसी कोई लाइन नहीं है जो आपको नहीं आती है। देखो ये बेटा लॉगरिथम फॉर्म है, ये उसका स्लोप है, ग्राफ है, ये दो डिफरेंट टेम्परेचर T1 T2 पे लिखा है, ठीक है, और फिर ये इन्होंने इसको डिराइव कर दिया, ये दो न्यूमेरिकल डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू रख ली। कोई दिक्कत? नो सर। नो दिक्कत। अब आइए अगले पेज पे। ये मालूम है ना, सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम गिव सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स विद प्रोडक्ट प्लस इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, जो पॉइंट बताए थे वो सब यही वाले पॉइंट है। अब आप देखिए वो क्लियर हो रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे A catalyst is a substance which increases the rate of reaction without itself undergoing any permanent chemical change। कैटालिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को देखो यहाँ पर इन्होंने पॉजिटिव कैटालिस्ट की बात की है, केवल इन्होंने निगेटिव कैटालिस्ट को इनहिबिटर कहा है, लेकिन हम पॉजिटिव निगेटिव बोलेंगे। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट का मतलब एनसीईआरटी में काइनेटिक्स में पॉजिटिव है। A catalyst substance which increases the rate of reaction without undergoing any permanent chemical change। आप सबको मालूम है कैटालिस्ट रिएक्शन को रेट को चेंज करता है, लेकिन खुद में कोई चेंज नहीं करता है, और जब रिएक्शन खत्म होती है तो जितना कैटालिस्ट आपने यूज किया था एज इट इज उतना मिल जाए, मास में कोई चेंज नहीं आता। सबको मालूम है ना? यस सर। यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोरेट को गर्म कर रहे हो, KCl और O2 बन रहा, अगर आप इस पे MnO2 डाल दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो आप बस इतना याद रखना कि पोटेशियम क्लोरेट को कैटेलाइज कौन करता है, MnO2। फिर देखो वर्ड कैटालिस्ट should not be used when the added substance reduces the rate of reaction। जब रेट, अगर कोई सब्सटेंस आप ऐड कर रहे हो
लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने की बजाय घट रहा है, तो ये कह रहे हैं उसके लिए कैटालिस्ट वर्ड यूज मत करिए, उसको आप इनहिबिटर कहिए। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव कैटालिस्ट। सर क्लियर? हाँ सर यहाँ पे कभी कैटालिस्ट को जो है सबस्टांस पे मतलब डिपेंड करने को नहीं कह रहा रेट ऑफ रिएक्शन पे, तो हम इसको अगर एक सीधे वे में क्या बोलेंगे कि कैटालिस्ट जो है वो कैसा वर्क करता है? कैसा वर्क करता है मतलब? दोनों की मतलब तरह वर्क आपने करता है ना। मतलब पॉजिटिव और निगेटिव हम बोलते हैं, अभी यहाँ देखो पे आपने बताया केवल केवल कैटालिस्ट लिखा है तो कैटालिस्ट का मतलब पॉजिटिव, जब तक निगेटिव ना बोला जाए, वर्ड समझिए, जब तक निगेटिव कैटालिस्ट ना बोला जाए, कैटालिस्ट का मतलब पॉजिटिव कैटालिस्ट। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। समझ गए? बोलो। यस सर। अरे बिटिया बोलो। नहीं सर नहीं आ रहा है। कैटालिस्ट मतलब वर्क कैसे करेगा रिएक्शन में, ये सब मतलब कभी पढ़ रहे हैं कि ऐसे कर रहा है फिर वो नेगेटिव फॉर्म में चला जा रहा है। पहले सबस्ट्रेट जो कैटालिस्ट एंजाइम होता है उसके साथ बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट एक टेम्परेरी बॉन्ड बनाता है। हाँ फिर दूसरा सबस्ट्रेट आता है, उस पहले सबस्ट्रेट को रिप्लेस कर देता है, अपनी जगह बना लेता है, ऐसे कैटालिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। हाँ सर। ठीक है। हाँ फिर देखिए, आप इसको जरा बायो में एक बार फिर से पढ़िएगा। सबस्ट्रेट एंजाइम ये जो बनता है ना, जो आप पूछ रही हो, इसमें आंसर मिल जाएगा आपको बायो में। यस सर, लॉक एंड की मॉडल में है। हाँ उसमें पढ़िएगा। फिर देखो, ये तो खैर है कि इन्होंने अलग से वर्ड लिख दिया, इससे कोई मतलब नहीं। इन्होंने कहा कि आप अगर एक सब्सटेंस डाल रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन घट रहा है, तो उसको आप कैटालिस्ट मत बोलिए। तो हम वैसे भी कैटालिस्ट नहीं बोलते, हम तो उसको निगेटिव कैटालिस्ट बोलेंगे। अगर बेटा कहीं कैटालिस्ट लिखा है तो उसको क्या लोगे, पॉजिटिव कैटालिस्ट। तो इससे कोई मतलब नहीं। अब आइए, द एक्शन ऑफ कैटालिस्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है, जो तुम बेटा पूछ रहे हो, देखो ये लिखा है, जो कैटालिस्ट पार्टिसिपेट कर रहा केमिकल रिएक्शन, वो बेटा रिएक्टेंट के साथ टेम्परेरी बॉन्ड बनाता है, यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, और वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बहुत टेम्परेरी होता है, लगभग 10 की पावर -6 या -7 सेकेंड के लिए बनता है। और बेटा वो कॉम्प्लेक्स टूट कर बेटा क्या बना लेता है, प्रोडक्ट। समझ गए? सर तो क्या कह सकते हैं कि कैटालिस्ट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है? अरे कैटालिस्ट का टेम्परेचर से क्या लेना देना यार, सर बॉन्डिंग बना रहा है ना। तो उससे क्या लेना देना। ठीक है सर। फिर देखो, ये माना जाता है कि जब आप एक रिएक्शन हो रही है विदाउट कैटालिस्ट, उसका पाथ आपने बना लिया, जब आप उसमें कैटालिस्ट यूज करते हैं तो कैटालिस्ट एक अल्टरनेट पाथ को डेवलप करता है, ठीक, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी पहले से कम होती है। यानी एनर्जी बैरियर, पोटेंशियल बैरियर का मतलब बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर का मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी पहले से कम होता है। देखो वही ग्राफ बना हुआ है, जो ऊपर वाला है वो विदाउट कैटालिस्ट है, और जो डॉटेड है वो क्या, विद कैटालिस्ट है। तो क्या दिख रहा है बेटा, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में अल्टरनेट पाथ है कि नहीं बेटा। यस सर। बिगिनिंग और एंड देखो सेम है, लेकिन थ्रेशोल्ड यानी एनर्जी बैरियर यानी टॉप पॉइंट पहले से नीचे है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड की एक्टिवेशन पहले से कम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, जितना फॉरवर्ड की घट रही उतनी बैकवर्ड की घट रही है, तो फॉरवर्ड का भी रेट बढ़ेगा, बैकवर्ड के बढ़ेगा। समझ गए? यस इट सर। इज बिलीव दैट जब कैटालिस्ट एक अल्टरनेट पाथ को फॉलो करता है, अल्टरनेट मैकेनिज्म को फॉलो करता है,
जिसमें एनर्जी बैरियर यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी पहले से कम, एक्टिवेशन पहले से कम, रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन पहले से ज्यादा। देखो इन्होंने पॉजिटिव के लिए बोला है, निगेटिव के लिए इसका उल्टा होता है। और एक्टिवेशन एनर्जी से हमें पहले से ही मालूम है ये अगर एक्टिवेशन घटेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। फिर देखो ये सब आपको मालूम है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट कैन कैटेलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। जैसे जो रिएक्शन बायोलॉजिकल उसमें थोड़ा सा एंजाइम डाला जाता है, बहुत ज्यादा सब्सटेंस को कैटेलाइज कर देता है। फिर कैटालिस्ट बेटा कभी भी गिब्स से फ्री एनर्जी को चेंज नहीं करता, केवल बेटा किसको कैटेलाइज करता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को बताया, नॉन स्पॉन्टेनियस को कैटेलाइज नहीं करता है। और फिर देखो कैटालिस्ट बेटा इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है। ये बेटा अगर पॉजिटिव कैटालिस्ट है, देखो इन्होंने कैटालिस्ट मतलब पॉजिटिव, तो कैटालिस्ट यानी पॉजिटिव कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम अटेन होने में हेल्प करता है। यानी विदाउट कैटालिस्ट अगर इक्विलिब्रियम 20 मिनट में अटेन हो रहा था तो बेटा विद कैटालिस्ट 20 मिनट से पहले अटेन हो जाएगा। फिर कैटालिस्ट अगर बेटा पॉजिटिव है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के लिए पॉजिटिव होगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के रेट को बढ़ाएगा विद सेम एक्सटेंट, सेम स्पीड। और बेटा कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट को या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता। कुछ समझ में? हाँ बोलो। सर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो होते हैं वो तो टेम्परेचर पर थोड़ा डिपेंड करते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता? मैडम मैं टेम्परेचर की यहाँ कोई बात नहीं कर रहा हूँ, करता या नहीं करता हमें नहीं, मैं सिर्फ कैटालिस्ट की बात कर रहा हूँ। अब तक कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, हम टेम्परेचर की कोई बात नहीं कर रहे कि टेम्परेचर का कैटालिस्ट पे क्या इफेक्ट आता है। बाकी आप सबको मालूम है एंजाइम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रिएक्शन, एक एंजाइम की एक्टिविटी बेस्ट होती है ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, उससे कम ज्यादा होगा तो एक्टिविटी डाउन होती है, तो दुनिया जानती है। लेकिन मैं यहाँ टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक। मैं सिर्फ कैटालिस्ट की बात कर रहा हूँ। हो गया भाई? यस सर। कैटालिस्ट समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब देखो बेटा कोलिजन थ्योरी, इस पे इस बार 21 एग्जाम हुआ ना, हाँ 20 में क्वेश्चन आया था। फिर देखो आर्रीनियस इक्वेशन इज एप्लीकेबल अंडर ए वाइड रेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। आर्रीनियस थ्योरी बहुत हद तक एक्सप्लेन कर दिया कि रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर क्यों बढ़ता है, ठीक। उसको और थोड़ा अच्छा, जो थोड़ी बहुत कमी रह गई उसको बेटा कोलिजन थ्योरी ने दूर किया। कोलिजन थ्योरी विच डेवलप बाय मैक्स ट्रॉस्ट एंड विलियमसन लेविस, ठीक। इसने और अच्छा एक्सप्लेन किया, प्रोवाइड ए ग्रेटर इंसाइट इनटू द एनर्जेटिक एंड मैकेनिक एस्पेक्ट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो देखो आर्रीनियस ने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, कोई इनमें कमी नहीं थी, लेकिन कोलिजन थ्योरी ने और अच्छा एक्सप्लेन किया कि रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर क्यों बढ़ता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, कोलिजन थ्योरी बेटा किस पर बेस्ड है, क्या लिखा हुआ है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इनका ये मानना है कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं वो बेटा हार्ड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। जैसे आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ते हो ना, सॉलिड स्फीयर है, ठीक। पहला एजम्पशन क्या था कि जो एटम या मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं वो हार्ड स्फीयर है और एक दूसरे से टकराते हैं, यानी विदाउट कोलिजन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इम्पॉसिबल। कोई दिक्कत? फिर देखो एक सेकेंड में पर यूनिट वॉल्यूम में जितने कोलिजन होते हैं उसे कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक।
तो another factor which affect the rate of chemical reaction is activation energy. ये तो आप पढ़ के आ रहे हो कि केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन को जो अफेक्ट करता है केमिकल एक्टिवेशन एनर्जी। उसके अलावा बेटा क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एक्टिवेशन तो आप पढ़ के आ रहे हो कि बेटा ये अफेक्ट करता है, लोअर इज द एक्टिवेशन एनर्जी हायर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन इसके अलावा दूसरा फैक्टर क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। समझ गए? बोलो। यस सर। और इसको ध्यान रखना, कोलिजन थ्योरी किसके लिए होती है? बाई मॉलिक्यूलर, जिसमें मिनिमम 2 मॉलिक्यूल हो। भाई टकराने के लिए 2 लोग चाहिए कि नहीं? बोलो भाई। यस सर। तो बेटा आर्रीनियस इक्वेशन ने केवल एक्टिवेशन को लिया था, तो उनका आर्रीनियस इक्वेशन थी k बराबर a e की पावर माइनस e बाई आर टी। क्लियर? कोलिजन थ्योरी ने और क्या लिया? दूसरा फैक्टर क्या लिया? कोलिजन Collision फ्रीक्वेंसी। तो बेटा उन्होंने आर्रीनियस इक्वेशन को इस तरीके से लिख दिया, जहां z क्या रिप्रेजेंट कर रहा? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक, z a b रिप्रेजेंट कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट a एंड b, एंड ये e की पावर माइनस e बाई आर टी हमने बता ही रखा है क्या है? बोल्ट्जमैन फैक्टर। बोल्ट्जमैन फैक्टर क्या होता है? उन मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन जिसके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड या उससे ज्यादा होती है, या एक्टिवेशन या उससे ज्यादा होती है। ठीक, बोलो। यस सर। यस सर। तो देखो बेटा, अगर आप आर्रीनियस से कंपेयर करो, जैसे ये है और ये कंपेयर करो, तो क्या अंतर दिख रहा? फ्रीक्वेंसी फैक्टर की जगह क्या आ गया? कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ गई। बोलो भाई। यस सर। फिर देखो इक्वेशन 4.23, प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फेयरली। ये और ज्यादा एक्यूरेट बताता है आर्रीनियस से। प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फेयरली एक्यूरेटली फॉर द रिएक्शन दैट इन्वॉल्व। आपको इससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट कब मिलेगा? जब रिएक्टेंट एटम के फॉर्म में हो, या बेटा सिंपल मॉलिक्यूल हो जिसमें 2 या 3 एटम हो। अगर बेटा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसमें 3 या 3 से ज्यादा एटम है, उनके लिए रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता। अगर मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स है, उसमें एटम 3 या 3 से ज्यादा है, तो सिग्निफिकेंट डेविएशन आर ऑब्जर्व, मतलब रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होता। और रीजन क्या है? कि भाई 3 से ज्यादा वाले मॉलिक्यूल आपस में टकरा नहीं पाते इफेक्टिवली। द रीजन कुड बी दैट ऑल कोलिजन डू नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। टक्कर तो होगी, लेकिन सभी कोलिजन से बेटा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन उठता है किस कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा? बेटा उस कोलिजन से प्रोडक्ट बनता है जिसमें एनर्जी बैरियर यानी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पास एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो। वो तो खैर होनी ही चाहिए, लेकिन बेटा प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन, इसको बेटा ऐसे समझो, जैसे आपको कानपुर से बनारस जाना है अपने किसी फ्रेंड के। बनारस जाने का किराया हार्डली 1000 रुपए, आपकी जेब में 5000 रुपए पड़े। बोलो बेटा बनारस रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाओगे ना? यस सर। यस सर। लेकिन आपको जिसके यहाँ जाना है उसका एड्रेस नहीं मालूम है, तो क्या करोगे? बोलो, जा Yes, पाओगे? नहीं जा जा पाएंगे। पाओगे? नहीं जा भटकोगे? भटकोगे, या चलो उधर चलते, हो सकता है उधर चलते, हो सकता है। वही चीज यहाँ पर है। तो बेटा कोलिजन्स तो बहुत होते हैं, जिस कोलिजन के कारण प्रोडक्ट बन जाता है उसको इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। और कोलिजन इफेक्टिव कब होगा? जब ओरिएंटेशन प्रॉपर। ठीक है, द कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल कोलाइड विथ sufficient kinetic energy called threshold energy, energy barrier and proper orientation। अगर बेटा आपको 5000 रुपए तुम्हारी जेब में डाल दिया जाए, उस बंदे का घर का पता दे दिया जाए, आराम से पहुंच जाओगे ना? अगर अब आप उसके बेटा घर पहुंच गए, यानी आपका कोलिजन इफेक्टिव है।
और घर नहीं पहुंच पाए, कोलिजन इनइफेक्टिव। तो केवल थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी एनर्जी बैरियर होना ही जरूरी नहीं है। प्रोडक्ट तभी बनेगा जब एनर्जी बैरियर क्रॉस हो और प्रॉपर ओरिएंटेशन। मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब बेटा यहाँ पर है, प्रोडक्ट में नया बॉन्ड बनता है, तो प्रोडक्ट में जो नया बॉन्ड दो एटम के बीच बन रहा है, अगर वही टकरा रहे तो हम कहते हैं ओरिएंटेशन प्रॉपर है। एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन so as to facilitate breaking of bond between reacting species, formation of new bond to form product are called effective collision। तो बेटा कोलिजन इफेक्टिव तभी होगा जब मॉलिक्यूल्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी, मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी थ्रेशोल्ड या उससे ज्यादा हो, एनर्जी बैरियर क्रॉस हो, और बेटा प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब रिएक्ट प्रोडक्ट में जो नया बॉन्ड बनना है, अगर उन्हीं दोनों एटम के बीच में टक्कर होगा तो ओरिएंटेशन प्रॉपर, कोलिजन इफेक्टिव। जैसे देखो इन्होंने बेटा SN2 का एग्जांपल लिया है। देखो मिथाइल ब्रोमाइड OH माइनस मिथाइल को देखो, पहले वाले में क्या हो रहा, OH माइनस देखो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में क्या फ्रंट से आ रहा है, फ्रंट से आता है तो आप सबको मालूम है कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। आपको मालूम है SN2 में न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक करता है, जिस रेट से OH माइनस अटैक करता है उसी रेट से Br आगे जाता है, ठीक है ना, और प्रोडक्ट बन जाता है। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन जरूरी है, वही बात इन्होंने लिखी है। अगर आप सबको मालूम है SN2 में OH माइनस अगर फ्रंट से अटैक करता है तो प्रोडक्ट मिथनॉल नहीं बनता, लेकिन जब वो बैक से अटैक करता है तब प्रोडक्ट बनता है, और यहाँ क्या बनता है, इंटरमीडिएट पहले बनता है। तो देखो बेटा इससे क्या पता चला, कोलिजन इफेक्टिव कब होगा, बोलो बेटा बनारस में आप अपने फ्रेंड के यहाँ कब पहुंच पाओगे, एड्रेस पता होगा जब आपकी जेब में पैसे हो पहले, नहीं बिना टिकट अंदर हो जाओगे, ठीक। और बेटा जिसके यहाँ जाना है उसका पता मालूम, ठीक। तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए दो चीजें, थ्रेशोल्ड एनर्जी का बैरियर क्रॉस होना चाहिए और दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन। आपके पास बनारस जाने भर के पैसे होने चाहिए उससे ज्यादा, और जिसके यहाँ जाना है उसका एड्रेस। तो टू अकाउंट फॉर इफेक्टिव कोलिजन अनदर फैक्टर P ओरिएंटेशन प्रॉपर कॉल्ड प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर इंट्रोड्यूस, ठीक। इफेक्टिव कोलिजन के लिए एक फैक्टर और इंट्रोड्यूस किया गया, प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर, जो किसको डिनोट करता है, प्रॉपर ओरिएंटेशन को। और तब बेटा कोलिजन फ्रीक्वेंसी के कारण जो इक्वेशन बनी वो क्या, PZAB e की पावर माइनस A। P क्या है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, जो किसको डिनोट कर रहा है, प्रॉपर ओरिएंटेशन को। ZAB क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो क्या फाइनली पता चला, कोलिजन थ्योरी एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल टुगेदर। तो कोलिजन थ्योरी और एक्टिवेशन एनर्जी, सॉरी कोलिजन थ्योरी में क्या पता चला, एक्टिवेशन एनर्जी या कह लो थ्रेशोल्ड एनर्जी कह लो, और प्रॉपर अगर रिएक्टेंट के पास सफिशिएंट एनर्जी यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे ज्यादा एनर्जी है, एक्टिवेशन या उससे ज्यादा एनर्जी है, और ओरिएंटेशन प्रॉपर है, तो ये दोनों मिलकर जो कोलिजन करेंगे वो इफेक्टिव होगा, यानी सर्टेनली उससे प्रोडक्ट बनेगा। जैसे आपका नीट में सिलेक्शन कब होगा, जब ऑनेस्टली आप पूरे साल पढ़ें, पूरा सब्जेक्ट आपको क्लियर हो, जब नीट का फॉर्म है उसको भरें, ऐसा ना हो कि पैसा लेके खा पी गए और कह रहे हैं रिजल्ट अभी आएगा। प्रॉपर फॉर्म भरें, जो डेट है उसमें आप जाइए, एग्जाम दीजिए, 3 घंटा आपका बहुत अच्छा गुजरे, सब अच्छे क्वेश्चन, सब आपके क्वेश्चन हो जाए, पक्की बात है सिलेक्शन आपका हो जाए। तो इफेक्टिव कोलिजन कब होगा, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड या एक्टिवेशन से ज्यादा एनर्जी हो, प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, तब प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। फिर देखो कोलिजन थ्योरी का ड्रॉबैक क्या है कि बेटा ये एटम या सिंपल मॉलिक्यूल के लिए है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के लिए नहीं है। और बेटा यहाँ पर
मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं। समझ गए बेटा? यस सर। तो समझ में आ गया तो आपको एनसीईआरटी? यस सर। यस सर। यस सर। अब तो कोई शिकायत नहीं है कि एनसीईआरटी नहीं हो रही है? नो नो सर। नहीं सर। तो बेटा एनसीईआरटी में भी केवल क्या पढ़ोगे, देखो इसमें इसके पहले ज्यादा कुछ पढ़ने वाला नहीं है। ये वाला पेज, ये वाला कैटालिस्ट वाला, कोलिजन थ्योरी वाला, और उसके पहले मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर वाला था, वो मैंने बता दिया। समरी एक बार बेटा पढ़ लेना। यस अब सर। तो केमिकल काइनेटिक्स पूरी तरीके से हो गया बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। अब तो कोई कंप्लेन नहीं है? नो सर। नो ठीक सर। है बेटा, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। यू सर। गुड सर। थैंक यू बेटा, Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।